नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि प्रथम भाव में राहु बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर शनि तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल कर सकते हैं, सनत वाजपेयी लिखिए, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या हमारे चैनल में भी आपको हमारे अलग अलग ग्रुप्स के लिंक मिल जाएंगे जहां आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आसानी से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव वृश्चिक लग्न, राहु बैठे हैं। याद रखिए वृश्चिक लग्न सबसे ज़्यादा कह सकते हैं छुपा हुआ लग्न, या वृश्चिक राशि भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने वाली है। कोई भी गुप्त विद्या, गुप्त रहस्य, इन चीज़ों को खंगालना हो माहिर होते हैं वृश्चिक लग्न वाले। ऐसे लोग बहुत अच्छे सीक्रेट एजेंट बन सकते हैं। इसमें एक समस्या ये होती है क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है वो नीच का हो जाता है, तो मन को काबू करने के लिए चंद्रमा को किसी और भी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। जैसे वृश्चिक लग्न में जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है और बृहस्पति कहीं बैठकर उस पर नज़र बना देता है, तो फिर चंद्रमा काफ़ी हद तक अपने उस दुष्प्रभाव को कम कर लेता है। तो याद रखिएगा, ये कह देना कि वृश्चिक लग्न वाले सारे ही नीच के चंद्रमा से एक्सट्रीम हेटर होंगे, लोगों से हेट करने वाले होंगे, द्वेष करने वाले होंगे, गलत है। याद रखिएगा वृश्चिक राशि में भी यदि चंद्रमा कमज़ोर है कोई बात नहीं, इसका जो राशि अधिपति यानी मंगल बहुत मजबूत अवस्था में एक्सेल्ड होकर बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। और अगर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगाएं तो कुंडली के ज़रिए, अब जैसे 12 अलग अलग राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, तो लाखों करोड़ों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कुंडली के। तो इसलिए जो जनरल प्रेडिक्शन लोग कर देते हैं कि भाई कर्क राशि पूरी सबका ये फल होगा, वो काफ़ी हद तक सही नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र भी हैं, तो ये फिर अरबों में बैठता है कॉम्बिनेशन। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कर्क राशि वाले का कोई दूसरा नक्षत्र वाला और एक कर्क राशि वाला हो सकता है वो कर्क राशि अष्टम भाव से बन रहा हो, तो दोनों में बड़ा भेद है। और इसी भेद से अवगत कराना हमारा मकसद है इस चैनल में। आपको प्राइमरी लेवल से एडवांस इंटीग्रेटेड लेवल तक लेकर जाएंगे। तो अभी हमने जो शुरुआत की है ये प्राइमरी लेवल है, उसके बाद धीरे 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 आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे जिस थ्रेशोल्ड को टच करने के बाद आप अपने बारे में या दूसरों के बारे में आसानी से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर 8 नंबर है, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं गुप्त भय रहता है। याद रखिए क्योंकि राहु का सपोर्ट नहीं है, राहु इस राशि के एक प्रकार से अगेंस्ट है। याद रखिएगा मंगल की राशि है और जल तत्व प्रधान राशि है और ब्रह्मण वर्ण राशि है, तो राहु एक गुप्त भय व्यक्ति को देगा और मस्तिष्क में भी कहीं चोट लगने का भय रहता है। इस एरिया में निशान जरूर होंगे कहीं ना कहीं। क्लियर होगा? तो ये राहु करता है। अब ये व्यक्ति विश्वास पात्र है या नहीं है, इसके लिए हमें देखना चाहिए जो नैतिक मूल्यों को बनाने वाले ग्रह हैं वो मजबूत हो या ना हो। ध्यान रखिएगा अगर बृहस्पति भी कमज़ोर हो जाए, शुक्र भी कमज़ोर हो जाए, तो फिर राहु इस दृष्टि से विश्वासघाती व्यक्ति को बना देता है। याद रखिए मैं विश्वासघात की बात कब कर रहा हूं, क्योंकि राहु स्वयं की बात करता है, पूरी तरह से बहिर्मुखी है और लग्न में बैठकर वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। कमाल के षड्यंत्र रच सकता है, कमाल की आप इसको डिप्लोमेसी, अगर ये पॉजिटिव में हो जाता है, जैसे मंगल बहुत बली हो जाता है, मंगल एक्सेल्ड करके यहां आ जाता है। बृहस्पति शुक्र जैसे ग्रह भी निर्दोष हैं,
तो फिर ये राहु की डिप्लोमेसी आपके बहुत काम आएगी। ये षड्यंत्र से निकलने वाला और नीति का सही ज्ञान, प्लान बनाने वाला राहु बन जाएगा। छोटी छोटी बातों का सही आकलन करने वाला व्यक्ति होगा। याद रखिएगा, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले वैसे भी अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं। लग्न से तय होता है सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचती है, और राशि से तय होता है कि हम स्वयं के बारे में किस प्रकार से सोचते हैं। अब कई बार ऐसा होता है भाई, जैसे समाज ऐसा मानता है यार इसकी तो बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन व्यक्ति स्वयं अपनी इनकम से एकदम नाखुश होता है, कहता है नहीं, क्योंकि उसकी चंद्र राशि से जब एकादश भाव को देखा जाता है तो एकादश भाव उसकी चंद्र राशि से अच्छा नहीं आ रहा है। कई बार इसका वाइस वर्सा भी, उल्टा भी हो जाता है। सोसाइटी ऐसा मानती है, समाज कोई अच्छे आय के साधन तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जातक स्वयं बड़ा प्रसन्न रहता है और उसको कहीं ना कहीं धन आगमन होता रहता है, उसके खर्चों में कभी भी व्यवधान नहीं पड़ता है। वो तब होता है जब चंद्र राशि से एकादश भाव मजबूत स्थिति में आ रहा है। तो यहाँ पर अब जब हम राहु को देखते हैं प्रथम भाव में, तो एक प्रकार का देखिए, हम ये तो मानेंगे कि शत्रु भाव है, तो डिपेंडेंसी जब कभी किसी प्लैनेट की होती है इसका मतलब कमजोर है राहु। यहाँ पर याद रखिए डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं, मैंने बताया आपको, अच्छे से याद रखिएगा। ये राहु इसको गुप्त भय दे सकता है। अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है तो ये भय जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट का कारण नहीं बन सकता। याद, और बृहस्पति अगर दृष्टि भी लगा रहा है तो फिर तो कहना ही क्या। याद रखिएगा हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने पहले भी आपको बताया, इस प्रथम भाव का ओवरऑल जो रिजल्ट है, क्या बोलते हैं आप उसको, कोई बच्चा साल भर प्रैक्टिस करता है, सेशनल टेस्ट में फेल हो जाता है, लेकिन जब उसके फाइनल एग्जाम है तो एकदम बढ़िया मार्क्स से पास हो जाता है, क्योंकि इस प्रथम भाव का 8 नंबर का मालिक मंगल बहुत मजबूत अवस्था में है। तो याद रखिएगा ओवरऑल जो रिजल्ट है प्रथम भाव का, रिस्पॉन्स प्रथम भाव का, बुद्धि का ओवरऑल जो निचोड़ है वो मंगल के पास सुरक्षित रहेगा। मंगल अगर कमजोर अवस्था में तो फिर इस कंडीशन में राहु पूरी तरह से प्रथम भाव को डिस्टर्ब करने का काम करेगा। याद रखिए तनाव जरूर देगा, लेकिन तनाव से फिर भी व्यक्ति निकल आएगा अगर बृहस्पति कहीं भी मजबूत, जैसे मान लीजिए नवम भाव में उच्च का होकर बैठ जाता है या स्वग्रही होकर बैठ जाता है, तो यहां बैठकर आपको पता है 9वीं दृष्टि से बृहस्पति राहु को भी कंट्रोल करने का या दबाने का काम करेगा। यहां भी बैठ जाता तभी भी बृहस्पति राहु को दबाने का, यहां बहुत बली हो जाएगा बृहस्पति। तो ये जरूर देखना है, क्लियर। और अगर कुंडली में कम से कम 10 राजयोग और धन योग बन रहे हैं, अब धन योग मैंने आपको बता रखा है किस प्रकार से देखा जाता है, जैसे पंचम और नवम भाव के स्वामी एकत्र हो रहे हैं कई, और राजयोग के लिए कोई भी केंद्र और त्रिकोण हाउसेस के स्वामी का इकट्ठा होना, क्लियर। तो मैंने बता रखा है, ग्रहों का गणित करके प्लेलिस्ट मिलेगी हमारे चैनल में, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा कि किस प्रकार से आपको देखना है राजयोग और धन योग। राहु की दृष्टि की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 जल तत्व राशि में बैठकर दूसरी जल तत्व राशि को भी डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब मैंने इसलिए कहा क्योंकि मीन राशि से भी राहु का कोई प्रेम संबंध नहीं है। इस राशि में डिस्टर्ब होने का मतलब होगा आपकी पढ़ाई में रुकावटें, आपको कोई भी मन मुताबिक जो आपने सीट तय की कि इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए था, ये पर्टिकुलर ब्रांच लेना चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें राहु ने पढ़ाई में दी हैं। और पंचम भाव डिस्टर्ब होने का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति का अचानक कोई भी नुकसान हो सकता है। सडन गेंस की बात करते हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी सट्टा, लॉटरी, इस प्रकार की चीज़ों से फ़ायदा कम ही होगा। हाँ, बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है या यहीं बैठ जाता है तो फिर डिस्टर्बेंस तो जरूर क्रिएट करेगा, यानी अटैम्प्ट किए 2, उसके बाद तीसरा अटैम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन राहु यहाँ बैठकर निश्चित रूप से परेशानी क्रिएट करेगा पंचम भाव में। आपकी पढ़ाई निर्दोष पूरी हो पाए ना हो पाए ये बृहस्पति की स्थिति में निर्भर करता है। जैसे डिस्टर्बेंस तो रही, लेकिन आपके कभी भी एग्जामिनेशन में फेलियर नहीं हुआ क्योंकि बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में है। ठीक है, आपको हर बार एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, लेकिन बृहस्पति ने आपको बचाए रखा, तो ये ध्यान रखना है, वो एजुकेशन का स्वामी। हालांकि पंचम भाव में अगर बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो जाती है तो ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट्स में, आपके एजुकेशन में
पाश्चात्य सभ्यता का भी अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। क्लियर हो गया? क्योंकि राहु वृक्षों के देवता माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, नेविगेशन, जीपीएस एंड एयरपोर्ट, इस प्रकार की स्टडी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। क्लियर हो गया? यानी एक इंटेलिजेंट, क्योंकि बृहस्पति की मीन राशि कहीं ना कहीं मरीन इंडस्ट्री और मर्चेंट नेवी, इस प्रकार की चीज़ों की तरफ पढ़ाई करने का काम करता है, और राहु की दृष्टि इसमें और टेक्निकलिटी ऐड कर देता है। जल तत्व राशि है मीन राशि, तो कोई जल संबंधी कार्य भी कर सकता है। और इस कार्य माने सॉरी नॉट कार्य, दिस इज रिलेटेड टू योर स्टडी। याद रखिए, पढ़ाई का पूरी तरह से सर्टिफिकेशन इसके पास रिजर्व होता है। आपने कर्म क्या करना है, आपको पद की वजह से, किसी व्यक्ति ने पढ़ा तो है कोई फूड इंडस्ट्री रिलेटेड, वाटर इंडस्ट्री रिलेटेड, लेकिन उसमें एक उसको फर्स्ट क्लास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद मिला है, क्योंकि पंचम भाव बेटा, पंचम भाव नॉर्मली किंग की बात करता है, राजाओं के जैसे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात करता है, बशर्ते सूर्य बली अवस्था में। अगर सूर्य बली अवस्था में नहीं होगा तो वो बाय डिफॉल्ट करना तो वही चाहेगा, लेकिन कभी उसको वैसा कार्य मिल नहीं पाएगा, तो दिखावा जिंदगी में रहता है, रियलिटी से दूर हो जाएगा। दशम भाव जो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, प्रथम भाव अनरियल हो, थोड़ा बहुत आदमी दिखावा करे तो प्रथम भाव में चल जाता है, लेकिन दशम भाव और 11वें भाव का दिखावा तो हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, अगर दशम भाव का दिखावा है, इसका मतलब आदमी अपने कार्य का नाटक करता है, कुछ उसके पास बढ़िया स्टेटस नहीं है। इसी प्रकार से एकादश भाव में भी इस प्रकार के कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनने चाहिए भाई। जैसे मेष राशि का राहु बैठ जाए तो इस प्रकार की चीज़ों को टैकल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आदमी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है अपने इनकम सोर्सेस को बनाए रखने के लिए। क्लियर? तो राहु की ये दृष्टि आपकी संतान प्राप्ति में भी बाधाओं का काम करेगी। मीन राशि, हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इवन नंबर बेबी गर्ल की बात करता है और ऑड नंबर बेबी बॉय की बात करता है, लेकिन जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, कुछ उनका मानना ये है कि कुछ राशियां एक्सेप्शनल हैं, जैसे कर्क राशि, मीन राशि। इसमें एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर इंजीनियर पीवीआर नरसिम्हा राव जी का भी नाम है, जो इस बड़े मतलब मजबूती से इस बात को रखते हैं कि अगर पंचम भाव में कभी कर्क राशि आ जाती है, उसका स्वामी भी मजबूत अवस्था में है, तो निश्चित रूप से पहली संतान बेबी बॉय होगी। इसी प्रकार से मीन राशि एक इवन नंबर होने के बाद भी पहली संतान बेबी बॉय होगी। क्लियर? तो ध्यान रखना। हाँ, इस हाउस में कोई ज्यादा मजबूत ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए शुक्र एक्सेल्ड हो जाता है इस राशि में, तो फिर शुक्र का अर्थ होगा बेबी गर्ल, क्योंकि शुक्र का जेंडर क्या है? फीमेल जेंडर। तो ये ध्यान रखना है कि कोई इस नंबर का जो लॉर्ड है बृहस्पति अगर कमजोर हो गया और इस नंबर पर कोई बली होकर बैठ गया तो उसकी ज्यादा चलेगी फिर। क्लियर हो गया? फिर हम बात करते हैं सातवीं दृष्टि को, तो हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने बोला है सातवीं दृष्टि के लिए इनको दृष्टिहीन मानना है। 7, 8, 9, नौवीं दृष्टि से फिर तीसरी जल तत्व राशि कर्क राशि को डिस्टर्ब करेगा। आदमी को कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि मेरा भाग्य कमी साथ नहीं देता मेरा। क्लियर होगा? पिता से भी कई अनबन हो सकती है। अगर चंद्रमा एक्सेल्ड कर जाता है और यहाँ बैठ जाता है तो अनबन जरूर रहेगी, लेकिन कभी भी सेपरेशन की ओर विचार नहीं चलेगा। जातक भी पिता की कुछ बातों से डिसएग्री जरूर करेगा, लेकिन कभी भी अलग होने की या दूर होने की बात सोच नहीं सकता है, क्योंकि इस राशि का जो स्वामी वो बहुत बली हो जाता है। क्लियर होगा? अगर चंद्रमा कमजोर अवस्था में, तो राहु की दृष्टि आपके थाई पार्ट में कहीं ना कहीं चोट की तरफ इशारा करता है। राहु की दशा अंतरदशा में आपके जंघा वाला पार्ट है, जांग वाला पार्ट है, फीमर जो हड्डी है वहाँ पर चोट लग सकती है। और नवम भाव आपके घर के बुजुर्गों की बात करता है, धार्मिक इमेज की बात करता है। अगर चंद्रमा कमजोर अवस्था में है तो राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपकी समाज में जो इमेज है धर्म को लेकर, कहता भाई ये ज़्यादा धर्म को मानने वाला नहीं है। और देखिए, एक तो होता है भाई राहु पॉजिटिवली भी 9th हाउस में काम करता है। कब? जैसे राहु यहाँ पर उच्च का होकर वृषभ राशि में बैठ जाए तो लोग उसको धार्मिक मानते हैं, लेकिन रूढ़िवादी नहीं मानते हैं। अभी क्या है, आपको लोग
धर्म की इज्जत ना करने वाला ऐसा समझ सकते हैं। क्लियर होगा, क्योंकि हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा नवम भाव से देखी जाती है। क्लियर होगा, तो ये हमारी मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों के भी रिफ्लेक्शन की बात करता है। तो अभी नैतिक मूल्यों, अगर चंद्रमा कमजोर अवस्था में है तो नैतिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है राहु यहाँ बैठकर। क्लियर होगा, तो हमारी नैतिक मूल्य, मूल्यबोध, इन सब चीज़ों पर अगर दिक्कतें आती हैं तो आदमी पर कई लांछन भी लग सकता है, आरोप लग सकता है। क्लियर, तो कुल मिला के राहु का वृश्चिक राशि में प्रथम भाव में फल कोई ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, किसी भी कंक्लूजन से के पहुँचने से पहले आपको कुंडली की इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूर ध्यान रखनी है कि जब सभी ग्रह बैठ जाएंगे तो फिर ओवरऑल किस प्रकार का गिस्ट या निचोड़ या एलिक्जर किस प्रकार का निकलेगा, कुंडली का जो रस है, अमृत है, कैसा निकलेगा वो। अगर ओवरऑल बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बुध ये बहुत बली हो गए तो फिर ये ग्रह चाहकर भी कुछ बुरा नहीं कर पाते हैं, राहु केतु। क्लियर हो गया, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।